हमारे देश की नींव रखी गई। बिल्कुल। जैसा कि एन.ए. पालकीवाला ने कहा था, ये हमारे संविधान का आईडी कार्ड है। तो चलिए आज इस आईडी कार्ड के हर शब्द में जान फूंकने की कोशिश करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ इतिहास की किताब में रखने वाली कोई चीज नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है। बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल, एक जिंदा मशाल है जो हमें लगातार याद दिलाती है कि हमारा देश किन आदर्शों पर खड़ा है और भविष्य में हमें इसे कहाँ लेकर जाना है। तो कहानी शुरू होती है सबसे पहली और शायद सबसे ताकतवर लाइन से, हम भारत के लोग। सुनने में कितना सीधा लगता है, पर इन 4 शब्दों में सदियों की गुलामी का जवाब छिपा है। बिल्कुल। आप सोचिए, हजारों साल से हमारे देश में सत्ता का बहाव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ था। हाँ, राजाओं से, सुल्तानों से। राजा, सुल्तान, मुगल बादशाह, फिर अंग्रेज। हाँ, हमेशा कोई और था जो तय करता था कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। सही बात है। लेकिन 26 नवंबर 1949 को, मतलब इतिहास ने एक जबरदस्त पलटी मारी। पहली बार ये तय हुआ कि इस देश की असली मालिक यहाँ की आम जनता है। अच्छा। संविधान हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया, हमने इसे खुद बनाया, खुद अपनाया और खुद को ही सौंपा है। मतलब अब सत्ता का बहाव नीचे से ऊपर की तरफ है। एकदम, जनता से सरकार की ओर। इसे ही कानूनी भाषा में लोकप्रिय संप्रभुता या पॉपुलर सोवरेनिटी कहते हैं। और जब हम लोग कहते हैं ना, तो मेरे दिमाग में अचानक मातंगिनी हाजरा जैसी वीरांगनाओं का चेहरा घूम जाता है। क्या कहानी है प्लीज? 72 साल की एक बुजुर्ग महिला भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा लेकर एक जुलूस को लीड कर रही थी। अंग्रेजों ने गोली चलाई। पहली गोली पैर में लगी, वो रुकी नहीं, आगे बढ़ती रही। दूसरी हाथ में लगी, पर तिरंगा जमीन पर नहीं गिरने दिया। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब तीसरी गोली माथे पर लगी, तब भी गिरते लो उनके मुंह से सिर्फ वंदे मातरम निकला। प्रस्तावना की स्याही ऐसे ही बलिदानों से बनी है। और यही वो भावना है, यही वो वजह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हाँ, ये सवाल तो मैंने भी कई बार देखा है। ये सवाल बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? और जवाब एक ही है। एक ही सीधा जवाब है, हम भारत के लोग। सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि मालिक हम हैं, लेकिन हम भारत के लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हमारा देश, हमारा घर आखिर दिखेगा कैसा? हाँ, उसका कैरेक्टर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जवाब अगले 5 शब्दों में छिपा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और कमाल की बात यह है कि इन शब्दों का क्रम भी बेतरतीब नहीं है। हाँ। ये एक राष्ट्र के बनने की पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन। इसका सीधा मतलब है कि सबसे पहले तो घर को आजाद होना पड़ेगा। भारत अब किसी का गुलाम या डोमिनियन नहीं है। हम अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। मतलब किससे दोस्ती करनी है, किससे व्यापार, ये हम तय करेंगे। हाँ, कोई और देश नहीं। आजाद हो जाना तो पहला और सबसे जरूरी कदम था, लेकिन फिर असली सवाल आया होगा कि इस आजादी का करेंगे क्या? समाज किस रास्ते पर चलेगा? और यहीं पर समाजवादी यानी सोशलिस्ट शब्द की एंट्री होती है। हाँ, लेकिन समाजवादी सुनते ही लोगों के मन में रूस या चीन वाला मॉडल आ जाता है। सही कहा, वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हमारा समाजवाद वो नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक समाजवाद को चुना, जिसका झुकाव गांधीवादी सोच की तरफ ज्यादा है। बिल्कुल। इसका मकसद किसी की निजी संपत्ति छीनना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि देश के संसाधनों का फायदा समाज के सबसे गरीब तबके तक भी पहुंचे। अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। हाँ, गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म किया जाए। इसीलिए हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों साथ साथ चलते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी और अगला शब्द जो है पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द ओरिजिनल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, ये शब्द भले ही बाद में जोड़ा गया हो, इसकी भावना तो हमारे देश में सदियों से रही है। 100%। भारत जैसी जबरदस्त विविधता वाले देश को एक साथ रखने का इससे बेहतर फॉर्मूला हो ही नहीं सकता था। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नजरों में सब धर्म बराबर हैं। मतलब सर्वधर्म समभाव। वही, ये पश्चिमी सेक्युलरिज्म से अलग है, जहां धर्म और राज्य के बीच एक सख्त दीवार है। हमारे यहाँ सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान का भाव है। तो देश आजाद हो गया,
समाज की दिशा तय हो गई, धर्म और राज्य का रिश्ता भी साफ हो गया। अब सवाल ये कि सरकार चलाएगा कौन और कैसे? इसका जवाब अगले 2 शब्द देते हैं, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, और गणराज्य। रिपब्लिक। हाँ, लोकतंत्र का मतलब तो हम सब जानते हैं, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। मतलब सरकार को हम जैसे आम लोग अपने वोट से चुनेंगे। वो हमारी नौकर होगी, मालिक नहीं। बिल्कुल। और हर 5 साल में उसे हमारे पास वापस आकर हिसाब देना होगा। लेकिन लोकतंत्र तो ब्रिटेन में भी है, फिर हम उनसे अलग कैसे हैं? यहीं पर गणराज्य शब्द आता है ना? एकदम सही पकड़ा। ब्रिटेन लोकतंत्र तो है, पर गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां आज भी राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत है। राजा या रानी। हाँ, गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का प्रमुख यानी हमारे राष्ट्रपति वंश के आधार पर नहीं चुने जाएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। वही, बल्कि वो भी जनता द्वारा चुने जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत का कोई भी नागरिक देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। वाह, तो हमने देश का कैरेक्टर तो समझ लिया, लेकिन इसे बनाने का मकसद क्या था? मतलब हमारे संविधान निर्माताओं का सपना क्या था? वो अपने हर नागरिक को क्या देना चाहते थे? हाँ, इसका जवाब प्रस्तावना के 4 महान वादों में मिलता है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। तो पहला वादा है न्याय का। जस्टिस। और ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है, ये 3 स्तरों पर है। पहला, सामाजिक न्याय, यानी किसी भी इंसान के साथ उसकी जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सबसे बड़ा सपना था। सामाजिक न्याय तो समझ आता है, लेकिन आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? क्या सरकार सबकी कमाई बराबर कर देगी? ये तो मतलब अव्यावहारिक लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, आर्थिक न्याय का मतलब सबकी कमाई बराबर करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि आर्थिक वजहों से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और राज्य ये कोशिश करेगा कि देश की संपत्ति और संसाधन कुछ गिने चुने हाथों में सिमट कर ना रह जाए। अच्छा। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। मतलब हर वयस्क नागरिक को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, वोट देने और चुनाव में खड़े होने का बराबर का हक होगा। दूसरा वादा है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी का। मुझे यहाँ भगत सिंह की वो बात याद आती है, वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। क्या बात है! ये स्वतंत्रता शायद उन्हीं की देन है। बेशक, ये सिर्फ अंग्रेजों से मिली आजादी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी का पूरा विकास करने का मौका देना है। सोचने की, बोलने की आजादी। हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ एक पेंच है कि ये अनलिमिटेड नहीं है। बिल्कुल, आप कुछ भी बोलने की आजादी के नाम पर देश की एकता को खतरे में नहीं डाल सकते। ये एक जिम्मेदार स्वतंत्रता है। और एक बारीक बात जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं। ये बहुत ही गहरा अवलोकन है और ये हमारी समाजवादी सोच को दिखाता है। अच्छा। तीसरा वादा है समता, इक्वालिटी का। मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक। हाँ, किसी के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। आरक्षण जैसी नीतियां इसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल, ताकि जो लोग सामाजिक व्यवस्था की वजह से पीछे छूट गए, उन्हें भी बराबरी पर आने का एक मौका मिल सके। और चौथा, और मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत वादा है बंधुत्व का। फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना। हाँ, हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि आप कितना भी न्याय, स्वतंत्रता और समता दे दें, ये सब कागज पर ही रह जाएगा अगर हम एक दूसरे को अपना भाई बहन नहीं समझेंगे। खासकर पार्टीशन के बाद तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया होगा। बहुत ज्यादा। इसीलिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और इस बंधुत्व के 2 मकसद हैं। पहला, हर व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। तो हमने इन खूबसूरत शब्दों और महान वादों को समझ लिया, लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा वाला मोड़ आता है। एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया। क्या ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? और क्या इसे कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है? हाँ। इस एक सवाल ने सुप्रीम कोर्ट को भी सालों तक उलझाए रखा। पहला बड़ा केस आया 1960 में, बेरूबारी यूनियन मामला। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब सा फैसला दिया।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के मन की बात समझने की चाबी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये सिर्फ एक सुंदर सा इंट्रोडक्शन है जिसकी कोई कानूनी ताकत नहीं है? ये तो एक बड़ा झटका था। बिल्कुल, इसका सीधा मतलब था कि संसद इसमें कोई बदलाव भी नहीं कर सकती। मामला यहाँ ठंडा पड़ गया, लेकिन असली क्लाइमैक्स तो 13 साल बाद आया। 1973? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हाँ, मैंने सुना है ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा केस है। सबसे बड़ा। इसे सुनने के लिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 13 जज एक साथ बैठे, जो आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच है। 13 जज? हाँ, 68 दिनों तक मैराथन सुनवाई चली। पूरे देश की नजरें इस केस पर थीं। और फिर फैसला आया 24 अप्रैल 1973, एक ऐतिहासिक दिन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 13 साल पुराने बेरुबारी वाले फैसले को पलट दिया। हाँ, कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, इंटेग्रल पार्ट है, और इसी फैसले में संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का क्रांतिकारी सिद्धांत दिया गया। ये मूल ढांचा क्या है? सुनने में बहुत भारी लगता है। आसान शब्दों में कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का हक है। वो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान की आत्मा, उसकी नींव यानी उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। मतलब आप एक बिल्डिंग में कमरे बदल सकते हैं, रंग रोगन कर सकते हैं, पर आप उसकी नींव के पिलर नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा, वरना बिल्डिंग ही गिर जाएगी। लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब उस मूल ढांचे का हिस्सा है। ये तो कमाल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलन बना दिया। और इसी फैसले के बाद 1976 में वो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसने उस पूरे कोर्टरूम ड्रामा को एक तार्किक अंत दिया। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, ये प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। नहीं, ये वो मशाल है जिसे लाखों शहीदों ने अपने खून से जलाकर हमें सौंपा है। जब भी हमें अपने आसपास अन्याय दिखे, तो प्रस्तावना का न्याय शब्द हमें लड़ने की ताकत देगा। जब भी कोई देश को धर्म और जाति में बांटने की कोशिश करे, तो बंधुत्व की भावना उसे रोकेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक त्रिमूर्ति की तरह। हाँ, एक ट्रिनिटी की तरह है। बिना समता के स्वतंत्रता कुछ अमीर और ताकतवर लोगों का हथियार बन जाएगी। बिना स्वतंत्रता के समता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। और बिना भाईचारे के, बिना बंधुत्व के स्वतंत्रता और समता का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो बस बेजान नियम बनकर रह जाएंगे। और ये बात आज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या? कि आज की दुनिया में जहां ये तीनों मूल्य अक्सर एक दूसरे के साथ टकराव में दिखते हैं, एक समाज या एक नागरिक के तौर पर हम इन तीनों को एक साथ कैसे जिंदा रख सकते हैं, बिना किसी एक को दूसरे के लिए कुर्बान किए? ये बात ही सोचने वाली बात।